A very good morning to all the participants of this course, being conducted jointly by DTRTI Delhi and DTRTI Lucknow for the benefit of those participants who are aiming to take the departmental exam for the ITOs this year. And we are doing a revision of section 11 today and a revision of section 12. सेक्शन 11 में कहा गया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस। पर धार्मिक भी हो सकता है, परोपकारी भी हो सकता है, जो भी हो। It could be any of it. जो भी इनकम डिराइव होती है किसी प्रॉपर्टी से, जो कि किसी ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी में से डिराइव हो रही है, और वो जो ट्रस्ट है वो पूर्णतया चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए है, तो यदि उस इनकम को अप्लाई कर दिया जाता है उसी पर्पस के लिए इंडिया में, और या फिर अगर उस इनकम को अक्यूमुलेट किया जाता है या सेट अपार्ट करके रख दिया जाता है अलग करके, जिससे उसको लगाया जा सके ऐसे पर्पसेस के लिए इंडिया में, और जिस हद तक ये अक्यूमुलेशन या सेट ऑफ किया जा सकता है ये 15% से ज़्यादा नहीं होगा उस इनकम का। यानी जिस साल में वो इनकम डिराइव की जा रही है उसका 85% जो है भाग उसी साल में चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई हो जाना चाहिए, और 15% तक का भाग जो है उसका वो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट किया जा सकता है आगे के सालों में करने के लिए। दूसरी बात यह थी कि जो इनकम प्रॉपर्टी से डिराइव होती है ऐसे ट्रस्ट से जो कि पार्टली केवल इन पर्पसेस के लिए है, यानी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए पूरी तरह से पूर्णतया नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट इस एक्ट के शुरू होने से पहले बनाया गया था, और चूंकि वो पहले बनाया गया था इसलिए उसको जो उपलब्ध सुविधा थी उसको खत्म ना करते हुए अगर उस इनकम को अप्लाई कर देता है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस में इंडिया में, और या फिर उसको सेट अपार्ट कर देता है, फाइनली जो भी उसने पहले अक्यूमुलेट की थी उसको सेट अपार्ट कर देता है इंडिया में एप्लीकेशन के लिए 15% की हद तक। यानी जो कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से पहले के जो ट्रस्ट हैं जो पूर्णतया नहीं भी हैं चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, उनको जो पहले सुविधा मिली हुई थी वो सुविधा को बरकरार रखते हुए ये कहा गया कि 15% तक का जो इनकम है वो सेट अपार्ट कर सकते हैं, हालांकि अक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं। फाइनली सेट अपार्ट कर सकते हैं, आखिरी सेट अपार्ट कर सकते हैं जो भी उनकी इनकम थी उसका 85% खर्च करते हुए एक्ट के कमेंसमेंट के बाद 15% को वो सेट अपार्ट कर सकते हैं। यानी सेट अपार्ट करने का काम पुरानी इनकम पे उसी साल में था कि सेट अपार्ट कर दो 15%, 85% को चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस में लगा दो एक्ट के शुरू होने के बाद। और तीसरी बात यह थी कि जो इनकम ऐसे ट्रस्ट से डिराइव होती है, ऐसी प्रॉपर्टी से जो कि ट्रस्ट में हेल्ड है, जो कि 52 के बाद बने थे,
1 अप्रैल 52 के बाद चैरिटेबल पर्पस के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए बने थे, जिस कल्याण में भारत को दिलचस्पी थी, अगर वो इनकम उसी कल्याण के लिए आउटसाइड इंडिया लगा दी जाती है तो वो भी टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। या अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है 52 से पहले और वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए भी क्रिएट किया गया है, तो वो उसकी भी इनकम अगर लगा दी जाती है आउटसाइड इंडिया, क्योंकि अगर वो आउटसाइड इंडिया लगाने के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया था तो वो भी इनकम जो है टोटल इनकम में नहीं ऐड, बशर्ते कि जो बोर्ड है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्शन दे सकता है कि उसको टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति की इनकम में जो इनकम प्राप्त कर रहा है। यानी बोर्ड ये ऑर्डर कर सकता है उस ट्रस्ट के केस में कि जो भी व्यक्ति, एक जनरल ऑर्डर भी कर सकता है, स्पेशल ऑर्डर, मतलब कई ट्रस्टों के लिए भी कर सकता है या एक ट्रस्ट के लिए भी कर सकता है, कि जो भाई 52 से पहले ट्रस्ट बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय वेलफेयर या चैरिटेबल पर्पस के लिए बने हैं, तो जिस कार्य के लिए वो बने थे और जिसके लिए उनको सुविधा पहले से प्राप्त थी, तो वो उस कार्य में पैसे को लगा सकते हैं और उनकी इनकम को टैक्स नहीं किया जाएगा अगर वो उसी कार्य में उस पैसे को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सेट ऑफ का कोई प्रोविजन नहीं था 52 से पहले के ट्रस्टों के लिए, ना ही कोई अक्यूमुलेशन का प्रोविजन था। और लास्ट में कहा गया कि इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो स्वयं लोग योगदान दे देते हैं डोनेशन टाइप का, और ऐसा योगदान जो कि जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया हो कि वो योगदान जो है उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस का पार्ट बनेगा। कॉर्पस यानी उसकी जो जमा राशि है, जो कैपिटल है, उसका जो जमा पूंजी है उसका पार्ट बनेगा। अगर ये डायरेक्शन के साथ पैसा दिया जा रहा है तो उसको भी टोटल इनकम में शामिल नहीं करना है ट्रस्ट की, क्योंकि एक तरह से वो उसका कैपिटल एक्रीशन है। इट इज नॉट अ रेवेन्यू इनकम इटसेल्फ। तो अगर इन 4 प्रावधानों को देखा जाए ABCD, मुख्य बात इसमें से ये निकल के आती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ऐसे ट्रस्ट में हेल्ड है जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए बना हुआ है, पूर्णतया, मतलब अब तो एक्ट के आने के बाद तो पूर्णतया ही कहा जाएगा, तो कोई भी इनकम उसकी उसी साल में अगर 85% तक खर्च कर दी जाती है उन्हीं कार्यों में, या 15% के हद तक वो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट भी अगर कर दी जाती है, तो वो 5 साल तक जो है उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट किया जा सकता है, ये बाद में आएगा, तो उसको टोटल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। मुख्य बात इसमें से ये निकल के आती है। और जो BC वगैरह प्रावधान है वो इस तरह के हैं कि अगर जो ट्रस्ट पहले से बने थे उनका बेनिफिट हमको चकनाचूर नहीं, कि जो चैरिटेबल रिलीजियस काम में लगे हैं तो उनका बेनिफिट को भी बरकरार रखते हुए, लेकिन ये कह दिया गया कि अब आप अक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, बस सेट अपार्ट कर दीजिए 15% तक, और उसको जो है जो सेट अपार्ट किया है उसको आप निर्धारित पर्पजेज में, सच पर्पजेज चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज में लगा डालिए, और 85% को तो उसी साल में लगा दीजिए। और साथ में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में आ रही है उनको भी टैक्स ना करने का प्रावधान इसमें है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया कि अगर 15% जो कैलकुलेट करना है उसमें वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी शामिल कर लीजिए जो कि सेक्शन 12 में मेंशन्ड है, क्योंकि सेक्शन 11 में तो केवल प्रॉपर्टी से जो आ रही है इनकम और जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्पस के लिए किया जा रहा है उनका जिक्र है। तो एक्सप्लेनेशन 1 में सेक्शन 12 को भी यहां जोड़ दिया गया और कहा गया कि जो 15% कैलकुलेट करना है कि जो इनकम हमें एक्यूमुलेट करनी है, वो पता लगाने के लिए वो कौन सी इनकम जो एक्यूमुलेट करनी है उसमें वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी शामिल कर लीजिए जो सेक्शन 12 में मेंशन्ड है। और ये कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड है? जो कॉर्पस वाले नहीं, जो आम डोनेशन जो है। अभी इसको देख लेते हैं।
और उसके बाद ये कहा गया कि अगर प्रीवियस ईयर में 85% से कम रह गया इनकम का एप्लीकेशन, इन इनकम का जो लगा लगा देना चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज में, इस कारण से रह गया क्योंकि या तो वो इनकम उस साल में रिसीव नहीं हुई या किसी और भी कारण से अगर रह गया, तो अगले साल, अगले प्रीवियस ईयर में भी वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक साल का और टाइम दे दिया गया कि किसी भी कारण आप उस साल में नहीं भी खर्च कर पाए तो आप उसके अगले प्रीवियस ईयर में उसको अप्लाई कर दीजिए उसी पर्पस के लिए। आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। और अगर अगले साल में आप इसको लगा सकते हैं तो उस साल में लगा दीजिए, और नहीं तो फिर आपको सेट अपार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगले साल में खर्च करना है अगर आपको उसको, तो आपको क्या कर, उसमें कंडीशन है कि आपको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। जो टाइम अलाउड यानी ड्यू डेट जो रिटर्न भरने की होती है, रिटर्न भरने की डेट से पहले जो भी रिटर्न भरने का टाइम अलाउड है, उसके पहले आपको एक रिटर्न, एक फॉर्म भरना होगा जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भर के आपको बताना होगा कि मैं ये इनकम जो है प्रीवियस ईयर में नहीं लगा पाया हूं और मैं इसको अगले प्रीवियस ईयर में लगा दूंगा। तो अगर ये फॉर्म भर के आप दे देंगे प्रिस्क्राइब तरीके से, तो आप अपने प्रीवियस ईयर में नहीं भी लगा पाए 85% इनकम, तो अगले प्रीवियस ईयर में लगा सकते हैं चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया कि कोई भी अमाउंट जो क्रेडिट किया जाता है या पे किया जाता है उस इनकम में से, इनकम विच इज रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज बी रेड विद एक्सप्लेनेशन 1, किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को, यानी जो इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से, वो उसको अगर आप किसी और इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, किसी ऐसे व्यक्ति को वो इनकम दे देते हैं अगर, और एक खास डायरेक्शन के साथ देते हैं कि ये कॉर्पस बनेगा ट्रस्ट का, तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो गया। हेलो, आई वुड लाइक टू चेक द वॉइस बिफोर वी गो फॉरवर्ड। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि सेक्शन 11 में ये कहा गया है कि जो ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि चैरिटेबल और या रिलीजियस पर्पस के लिए पूर्णतया बने हैं और उनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उन ट्रस्ट में होल्ड हो रही है, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम उन ट्रस्टों को मिलती है तो उस इनकम को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा अगर उसको उसी साल में चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए लगा दिया जाता है। अगर उसको चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए उसी साल में नहीं लगाया जाता तो एक फॉर्म भर के, प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के अगले साल भी उसको चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए लगाया जा सकता है। और उसके अलावा 15% तक की जो इनकम है उसमें से उसको अक्यूमुलेट या सेटअप रखा जा सकता है, जिसको कि फिर 15 साल के पीरियड में यूज किया जा सकता है।
15 साल, सॉरी, उसको 5 साल के पीरियड में यूज किया जा सकता है उसी पर्पस के लिए, यानी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए। लेकिन अगर आपको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करना है, उसके लिए भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के असेसिंग ऑफिसर को देना होता है, और उसमें लिखना होता है कि कब तक आप इसको सेट अपार्ट कर रहे हैं, कब तक यूज कर लेंगे चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए। और तब आप उसको 5 साल के भीतर उसको यूज कर सकते हैं, या अगर 5 साल के भीतर नहीं यूज कर पाते हैं तो उसके 1 साल और फिर आपको फिर उसमें भी मिल जाएगा, वहां भी आपको एक फॉर्म भर के देना होगा। लेकिन साथ में यह भी कह दिया गया कि यदि कोई पैसा, कोई भी राशि उस इनकम में से किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को दे दी जाती है, तो वो जो ट्रस्ट भले ही वो 12AA में रजिस्टर्ड भी हो, लेकिन अगर वो राशि दूसरे ट्रस्ट को दे दी गई है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो उसका एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए हो गया है, अगर उसको इस डायरेक्शन के साथ दिया गया था कि वो उस ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनेगी, क्योंकि कॉर्पस का पार्ट बनने से वो उस ट्रस्ट का कैपिटल बन जाता है। और इसलिए ये जो इनकम का इस्तेमाल है, ये इस तरह से नहीं किया जा सकता कि आप किसी 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ये राशि दे दें और उसको कहें कि मैं ये राशि आपको कॉर्पस के पार्ट के लिए रूप में दे रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 में कहा गया था कि जब आप ये राशि किसी को देते हैं तो सेक्शन 40 और 40A के प्रावधानों का अनुपालन होना चाहिए। ये दोनों प्रावधान ब्लैक मनी इनकम को, ब्लैक मनी एक्सपेंडिचर्स को रोकने के लिए या उनको बढ़ावा न देने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ 40A में कैश एक्सपेंडिचर की बात है। तो ये तय करने के लिए कि अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया कि नहीं हो गया पूरा, यानी 85% का एप्लीकेशन हो गया कि नहीं हो गया, कहने का मतलब 85% या फिर जितना भी है 100% तक का जो एप्लीकेशन है वो हो गया कि नहीं हो गया, ये तय करने के लिए जो 40 सेक्शन 40 में डिसअलाउंस होते हैं 40A1A में, क्योंकि कोई भी राशि अगर पे नहीं की गई थी या फिर 40A में कोई अगर डिसअलाउंस जैसे होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को कंप्यूट करते हुए, जो 10,000 से ऊपर के कैश की राशि देने के लिए होते हैं, तो वो डिसअलाउंसेस करने पड़ेंगे। यानी उस इनकम को फिर आप जो है एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस में अप्लाई हो गई है, क्योंकि उसमें इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। इन प्रावधानों का अनुपालन करके ही वो इनकम का एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए माना जा सकता है। और उसके बाद ये कहा गया था कि जहां पर भी कोई कैपिटल एसेट है जो कि एक प्रॉपर्टी है जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रस्ट में होल्ड हो रही है, वो ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे कैपिटल गेन की बात आ रही है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए जो ट्रस्ट बना है उसमें होल्ड हो रही थी, और उस प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर हो जाता है और उसके इवज में दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, where the whole of the net consideration is utilized in acquiring the new capital asset, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो कैपिटल गेन के रूप में इनकम आई थी उस प्रॉपर्टी को बेच के, उसका एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए हो गया है। और बाद में ये कहा गया कि अगर पूरा इस्तेमाल उसका नहीं होता तो जिस हद तक का इस्तेमाल है उस हद तक ये मान लिया जाएगा, बिना प्रावधानों के डिटेल में जाए हुए। और साथ में फिर ये भी कहा गया था उसमें कि जहां पर वो जो इनकम है जिसमें आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया है कि आप उस साल में नहीं अगले साल में खर्च करेंगे, तो
तो ड्यूरिंग द पीरियड रेफर टू इन सब क्लॉज ए या क्लॉज बी अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो ऐसी इनकम जो है, जो भी टाइम अलाउ हो गया हमने अगले साल का, तो उसमें भी अगर इस्तेमाल नहीं हो जाता तो वो उस व्यक्ति की इनकम मान ली जाएगी। उसी प्रीवियस ईयर के लिए जो अगला प्रीवियस ईयर था जिसमें उसको इस्तेमाल होना था, तो वो उस तरह से वो इनकम मान ली जाएगी, यानी टोटल इनकम में वो जुड़ जाएगी। यानी कि आपने जिस प्रीवियस ईयर में वो इनकम कमाई थी उस प्रीवियस ईयर में भी नहीं इस्तेमाल किया, फिर ऑप्शन लेके अगले साल में भी नहीं किया, तो वो फिर इनकम मान ली जाएगी इस साल के लिए, अगले वाले प्रीवियस ईयर के लिए। और जहां पर 85% इनकम जो थी वो अप्लाई नहीं होती है, मतलब 85% तक अप्लाई हो जानी चाहिए थी और नहीं अप्लाई होती है, या डीम टू अप्लाई हैव बीन अप्लाइड भी नहीं होती है, जो अगले साल अगर आपने इस्तेमाल कर दी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, बल्कि वो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट की जाती है, या तो पूर्णतया या फिर पार्ट में, तो वहां पर भी एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। स्टेटमेंट फर्निश करने का जो समय है उसको समय के अंतर्गत फर्निश करना पड़ेगा, जो ड्यू डेट है फाइल करने का, और साथ में जो पैसा आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको आपको एक निश्चित फॉर्म या मोड में ही रखना होगा, ये नहीं कि कहीं भी आप रख सकते हैं, वैसा नहीं है। और 5 साल तक का ये हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, जो अक्यूमुलेशन या सेट ऑफ का पीरियड है, सेट अपार्ट का पीरियड है। और इस तरह से फिर एक्सप्लेनेशन एक दिया गया था, और एक्सप्लेनेशन में कहा गया था कि कोई भी अमाउंट यदि क्रेडिट या पे किया जाता है जिसको अप्लाई नहीं किया गया था लेकिन उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट कर दिया गया था, अगर उसको किसी ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता है जो कि 12AA में रजिस्टर्ड है, या किसी ऐसे फंड या इंस्टीट्यूशन को या किसी ऐसे ट्रस्ट को या यूनिवर्सिटी वगैरह को दे दिया जाता है जो जिनका रेफरेंस 1023C के 4, 5, 6 या 6A में है, यानी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर दे दिया जाता है, तो उस राशि को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, या तो अक्यूमुलेशन के पीरियड के दौरान या उसके बाद भी नहीं माना जाएगा। यानी कि जो राशि आपको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करनी थी, वो राशि आपने अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन को दे दी जो चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो रजिस्टर्ड भी है या अप्रूव्ड है अंडर 1023C या नोटिफाइड है 1023C में, अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपने वो राशि दे दी, नोटिफाइड नहीं केवल अप्रूव्ड को, अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन को राशि दे दी तो उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा कि आपने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस में उसको लगा दिया। हाँ, जो राशि आपको उसी साल में यूज करनी थी प्रीवियस ईयर में ही, उस राशि को अगर आपने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को दिया है और ये कह के नहीं दिया कि वो कॉर्पस का पार्ट बन रहा है, तो उसमें ये माना जा सकता है कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गई है। और उसके बाद ये कहा गया था कि कोई भी इनकम अगर सबसेक्शन 2 में जो रेफर की जा रही है, और सबसेक्शन 2 में वो 85% इनकम रेफर की जा रही है, सॉरी, जो वो 15% इनकम रेफर की जा रही है जो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट की गई थी, अगर उसका इस्तेमाल चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए कर दिया जाता है, या वो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट नहीं रह जाती है, या वो 11 या फिर वो उन मोड्स या फॉर्म्स में डिपॉजिट नहीं रह जाती है जहां वो उसको होना चाहिए, या जिस पर्पस के लिए वो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट की गई थी उस पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल होती है, या फिर उस राशि को किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता है जो कि 12A में AA में रजिस्टर्ड है, तो वो उस प्रीवियस ईयर की फिर इनकम मान ली जाएगी जिसमें उसको उस तरह से अप्लाई कर दिया गया था, या जब वो अक्यूमुलेट होने से बंद हो गई थी या सेट अपार्ट नहीं रह गई थी, या
प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स में इन्वेस्टेड नहीं रही थी, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स एंड मोड में इन्वेस्टेड नहीं रही थी, उसको उस साल के प्रीवियस ईयर में का पार्ट मान लिया जाएगा। और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल है उस पर्सन के जो इनकम प्राप्त कर रहा था, और उस वजह से कोई भी इनकम जो है उसने इन्वेस्ट या डिपॉजिट नहीं किया, कि जैसा कि 2B में लिखा हुआ है, और वो उस पर्पस के लिए नहीं लगा पाया जिस पर्पस के लिए उसने सेट अपार्ट किया था या एक्यूमुलेट किया था, तो वो एक एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर को कर सकता है। और असेसिंग ऑफिसर जो है ऐसे व्यक्ति को अलाउ कर सकता है कि वो ऐसी इनकम को चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए लगा दे, जैसा कि एप्लीकेशन में स्पेसिफाइड हो, और जैसा कि ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के कंफर्मिटी में होना चाहिए। और उसके बाद अगर असेसिंग ऑफिसर इसको इस तरह से अलाउ कर देता है तो सब सेक्शन 3 के प्रावधान उसी तरह से अप्लाई करेंगे जैसे वो इनकम जो है अप्लाई कर दी गई है। और ऐसे पर्पस के लिए जो कि स्पेसिफाइड था उस नोटिस में, जो कि असेसिंग ऑफिसर को दिया गया था। और ये मान लिया जाएगा कि जो पर्पस उसमें स्पेसिफाइड था एप्लीकेशन में, जो उनके नोटिस, जो वही असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में भी स्पेसिफाइड था। The provisions of subsection 3 shall apply as if the purpose specified by such person in the application under this subsection were a purpose specified in the notice given to the assessing officer. So, provided that the assessing officer shall not allow this application of income by way of payment or credit for the purpose referred to in clause D of subsection 3 of section 11. लेकिन 11(3)D के तहत वो यानी किसी और इंस्टीट्यूशन को देने की जो बात है उस तरह से उसको अलाउ नहीं करेगा असेसिंग ऑफिसर। और प्रोवाइडेड ये कि जिसने इस इनकम को इन्वेस्ट किया है इस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन में 2B के अनुसार, वो ट्रस्ट ही अगर डिसॉल्व हो जाता है तो फिर असेसिंग ऑफिसर ये अलाउ कर सकता है कि किसी और ट्रस्ट को वो इनकम दे दी जाए, और उस केस में वो फिर उसका एप्लीकेशन माना जा सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट शब्दों को डिफाइन किया है, जो कि कोई भी एक बिजनेस अंडरटेकिंग भी हो सकती है जो कि ट्रस्ट में रखी जा रही है, और जहां पर एक क्लेम किया जा रहा है कि जो इनकम है ऐसी अंडरटेकिंग का वो टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, तो असेसिंग ऑफिसर के पास से उस केस में पावर होगा ये तय करने का कि उस अंडरटेकिंग की जो इनकम है ये एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार है कि नहीं है, और मतलब कितनी है एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार। और जहां भी जो इनकम डिटरमिन करेगा असेसिंग ऑफिसर, वो उस इनकम से अगर एक्सेस है जो कि अंडरटेकिंग के अकाउंट्स में शो हो रही है, तो जो भी एक्सेस है वो डीम टू बी अप्लाइड टू पर्पस अदर देन चैरिटेबल पर्पस मान लिया जाएगा। यानी अगर किसी ट्रस्ट ने अपने प्रॉपर्टी से प्राप्त इनकम को सही डिक्लेयर, उसने कम करके डिक्लेयर कर दिया है, और असेसिंग ऑफिसर ने वो पता लगा लिया कि कुछ और भी इनकम उस ट्रस्ट के पास है जो उसने शो नहीं किया था, तो जो एडिशनल इनकम है उसके बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए लग रही थी, क्योंकि ये उसी प्रॉपर्टी से डिराइव हो रही है, बल्कि ये माना जाएगा कि वो दूसरे किसी पर्पस से लगा दी गई है और इसलिए उसको टैक्स कर लिया जाएगा। तो असेसिंग ऑफिसर अगर कोई सही माने में कोई इनकम में एडिशन कर देते हैं और वो टिक जाता है उनका एडिशन, तो टू दैट एक्सटेंड असेसिंग ऑफिसर उसको टैक्स कर सकते हैं। यानी कि ट्रस्ट को चाहिए कि अपनी इनकम को ठीक से दिखाए, कम करके ना दिखाए। सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 या 3 या 3A shall not apply in relation to any income of a trust being profits and gains unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the trust. अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस कर रहा है तो उससे बिजनेस से जो प्राप्त इनकम है उसको तभी टोटल इनकम से हटाया जाएगा अगर वो जो बिजनेस है वो ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति में इंसिडेंटल है।
यानी कि उसकी तरफ, प्राप्ति की तरफ ले जा रहा है, वो बिजनेस ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के प्राप्ति की तरफ ट्रस्ट को ले जा रहा है। इंसिडेंटल मतलब उसकी तरफ केंद्रित है। एज द केस में भी, एन इंस्टीट्यूशन एंड और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अगर मेंटेन्ड है ऐसे बिजनेस के लिए, तो उस केस में फिर वो टोटल इनकम में नहीं जुड़ेगा, नहीं तो फिर वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को तय करना होगा कि जो बिजनेस है, इज इट इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो बिजनेस उद्देश्यों के प्राप्ति की ओर ले जा रहा है कि नहीं। नाउ द फॉर्म्स एंड मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग फिर दिए हुए 11.5 में, इस रूप से वो डिपॉजिट जो एक्यूमुलेटेड राशि है या सेट अपार्ट राशि है, इन इन्वेस्टमेंट के मोड्स में वो जमा रखी जाएगी। और इसका कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद सब सेक्शन 6 में कहा गया कि इस सेक्शन में जहां पर कोई इनकम के बारे में उसको अप्लाई करना जरूरी है या एक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करना जरूरी है, तो उस इनकम को डिटरमिन करने के लिए जब हम प्रॉपर्टी से इनकम को डिटरमिन करेंगे, तो इनकम शैल बी डिटरमिन बिना किसी डेप्रिसिएशन दिए हुए या कोई और घटौती किए हुए किसी भी एसेट के वैल्यू में से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट एक्विजिशन ऑफ विच हैज बीन क्लेम्ड एज एन एप्लीकेशन, जिसका एक्विजिशन यानी जिसको अख्तियार करना, यानी किसी एसेट को अगर अख्तियार किया गया था प्रीवियस ईयर में और उस एसेट को चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए लगाया गया है, और असेसी यानी ट्रस्ट वो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने एसेट खरीदा है उस इनकम में से जो मुझे चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए लगानी थी, और मैंने ये एसेट, मान लीजिए उसने कहा कि 10 लाख रुपए का खरीदा है, तो सब सेक्शन 6 में कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए में से डेप्रिसिएशन घटा के या कोई और भी इसी तरह की घटौती नहीं करी जाएगी उस एसेट के रिस्पेक्ट में, कि अगर 10 लाख का उसने एसेट खरीदा तो 10 लाख का ही एप्लीकेशन मान लिया जाएगा कि भाई 10 लाख इनकम अप्लाई कर दी गई है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। और उसके बाद सब सेक्शन 7 ये कहता है कि जहां पर भी कोई ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है 12AA में या 12A में उसने प्राप्त कर लिया था रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन अगर फोर्स में है किसी भी प्रीवियस ईयर में, अगर रजिस्टर्ड है यानी कि ट्रस्ट, तो 1023C में कुछ भी अगर लिखा हो वो उस इनकम को एक्सक्लूड नहीं करेगा जो कि ऐसी प्रॉपर्टी से डिराइव्ड है विच इज हेल्ड अंडर ट्रस्ट फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इन रिसीट देयरऑफ फॉर दैट प्रीवियस ईयर। तो यानी कि नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 1023 shall operate to exclude any income which is derived from the property held under the trust। अगर किसी ट्रस्ट को रजिस्टर कर दिया गया है और उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से इनकम वो डिराइव कर रहा है, तो उस इनकम को 10 सेक्शन के प्रावधान टोटल इनकम से नहीं हटा सकते। ये बात यहां पे कही गई है। ये तो था सेक्शन 11 का रिवीजन। अब हम करते हैं सेक्शन 12 का रिवीजन। सेक्शन 11 में अगर आप देखें तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी शामिल है जो कि कॉर्पस के लिए दिए जा रहे थे, और साथ में वो इनकम शामिल है जो उस प्रॉपर्टी से प्राप्त हो रही है जो प्रॉपर्टी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए किसी ट्रस्ट में होल्ड की जा रही है। और जो सेक्शन 12 है वो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात करता है, लेकिन वो सामान्य वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात करता है कि कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो कि किसी ट्रस्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है, जो ट्रस्ट क्रिएट ही किया गया था पूर्णतः चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, और यहाँ पे ट्रस्ट के अलावा के इंस्टीट्यूशन वर्ड भी जोड़ दिया गया, या कोई भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव किया जाता है जो पूर्णतः ऐसे पर्पसेस के लिए ही स्थापित हुआ था।
कैसे पर्पसेस के लिए? चैरिटेबल या रिलीजियस के लिए। और वो वाले योगदान इसमें से माइनस कर दिए गए हैं जो कॉर्पस के लिए दिए जा रहे थे। कॉर्पस वाले योगदान तो 11 में कंसिडर किए गए हैं, इसलिए 12 में वो योगदान यहाँ पे कंसिडर नहीं किए गए हैं। एंड कोई भी ऐसा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। उसको सेक्शन 11 में जो कहा गया है कि रिलीजियस पर्पस के लिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि सेक्शन 11 के पर्पस के लिए इसको भी, इस वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन को भी हम मानेंगे, जो कि कॉर्पस की तरफ नहीं दिया जा रहा। और यानी कि सेक्शन 12 और 11 को मिलाते हुए आपस में, कि सेक्शन 11 और 12 दोनों एक हैं, और सेक्शन 13 कंडीशंस है जब 11 या 12 अप्लाई नहीं करेंगे। तो कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किसी ऐसे ट्रस्ट को दी जाती है जो होली या चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए ही क्रिएट हुआ है, वो भी इनकम मान ली जाएगी कि वो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है विच वाज हेल्ड अंडर ट्रस्ट, मान लिया जाएगा। प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं हो रही है ये, लेकिन हम जब कहते हैं कि हम मान लेंगे तो फिर मान लेंगे, दैट्स ऑल, इट्स ए लीगल फिक्शन। Now, value of any services being medical or educational services made available by any charitable or religious trust running a hospital or medical institution to any person, जिसका मेंशन 13 में है, shall be deemed to be income of such trust and it shall be chargeable। ये एक तरह का जो सबसेक्शन 2 है, ये इसमें एक्सेप्शन है कि अगर कोई सर्विस, मेडिकल या एजुकेशनल सर्विस, जो कोई भी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट अगर मेडिकल या एजुकेशनल सर्विस देता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो 13 में मेंशन है, यानी जो उनके मैनेजर और ओनर वगैरह हैं या कनेक्टेड पर्सन्स हैं या रिलेटिव्स हैं, अगर कोई सर्विस उनको देता है तो जो उस सर्विस की जो वैल्यू है उसके लिए ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, और ये मानने के बाद कि वो इनकम हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस है, लेकिन उसको चार्ज कर लिया जाएगा। इट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स, टोटल इनकम से घटाया नहीं जाएगा। यहाँ ये नहीं लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ दैट सेक्शन एंड सेक्शन 13 शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, बल्कि ये लिखा है कि इट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ 11(1). यानी 13 में मेंशन व्यक्ति को, 13(3) में मेंशन व्यक्ति को अगर मेडिकल सर्विसेज कोई ऐसा ट्रस्ट जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, जो हॉस्पिटल चला रहा है या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहा है या कोई शिक्षा संस्थान चला रहा है, वो कोई सर्विस अगर 13 वाले व्यक्ति को देता है, उस सर्विस को टैक्स कर लिया जाएगा। वैल्यू ऑफ दैट सर्विस विल बी टैक्स्ड। और ये वैल्यू वर्ड को उसके बाद डिफाइन करते हुए कहा जा रहा है कि वैल्यू का मतलब क्या, कि वो बेनिफिट या फैसिलिटी जो या तो फ्री उसने ली हो या फिर कंसेशनल रेट पे लिया हो, यानी जितने पैसे का फायदा वो ले रहा है वो टैक्स कर लिया जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन 12 हमारा खत्म हो गया था, और 13 में ये कहा गया है, 12A में जो है वो तरीका है कि किस तरह से वो एप्लीकेशन की जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए 12A में, 12AA में, और उसको किस किस ग्राउंड पे वो उसको रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, वो सब बातें थी जो हम कवर कर चुके हैं। और उसके बाद सेक्शन 13 जब आता है तो सेक्शन 13 ये कहता है कि ऐसे कौन से वो सिचुएशंस हैं जब 11 या 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी को, यानी एक्सेप्शंस हैं ये 11 या 12 के लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो इनकम जो ऐसे प्रॉपर्टी से प्राप्त हुई है जो कि प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं है, ऐसा रिलीजियस पर्पस जो निजी रिलीजियस पर्पस हो, जो कि इट डज नॉट एन्योर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक,
जो पब्लिक के लिए बेनिफिट उपलब्ध नहीं कराता, जो पब्लिक के लिए बेनिफिट मुहैया नहीं कराता, तो इस प्रकार से प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए अगर ट्रस्ट बना है, उसमें कोई प्रॉपर्टी हेल्ड है, तो उसकी उसकी इनकम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। कहां से एक्सक्लूड हो जाएगी? टोटल इनकम में ना शामिल होने वाली इनकम में से, यानी टोटल इनकम में जुड़ जाएगी, ये कह सकते हैं। इन द केस ऑफ a trust for charitable purpose or charitable institution created or established after the commencement of this act, कोई भी इनकम जो कि इसकी ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की इनकम है, जो कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, एक्ट के कमेंसमेंट से पहले कुछ ऐसे के लिए अलग प्रावधान किया गया होगा। बहरहाल अब इस तरह का कुछ भी मौजूद नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि एक्ट शुरू हो गया, उसके बाद अगर कोई ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रिएट किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, एक खास धार्मिक समुदाय के लिए अगर वो बनाया गया या स्थापित किया गया है, या एक खास कास्ट के लिए, अगर कोई खास जाति के लिए बनाया गया है, किसी एक खास जाति के लिए बनाया गया है, तो उसकी भी इनकम जो है इससे 11-12 के बेनिफिट से एक्सक्लूड हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा संस्थान जो कि रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए एक ट्रस्ट के रूप में है या इंस्टीट्यूशन के रूप में है, अगर ट्रस्ट के टर्म्स में, शर्तों में या रूल्स में कोई भी इनकम उपलब्ध करा दी जाती है सब सेक्शन 3 के व्यक्ति, यानी जो भी ओनर, मैनेजर वगैरह लोग हैं, उनके लिए अगर उपलब्ध करा दी जाती है, तो वो भी इसमें से 11-12 के बेनिफिट। और उसके कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई मैंडेटरी टर्म था ट्रस्ट का कमेंसमेंट से पहले, इसकी वजह से वो इनकम उनको दी गई, तो वो एक्सक्लूड नहीं होगी, या इसी तरह से थोड़े से छोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि एक तरह से क्लियर कर दिया गया कि 93 के बाद अगर प्रेस्क्राइब मोड में भी वो इनकम नहीं है, तो 31 मार्च 93 के बाद सब क्लियर कर दिया कि उसके बाद जो है प्रेस्क्राइब मोड में ही रखना जरूरी है, नहीं तो प्रेस्क्राइब मोड में नहीं रहेगा तो वो इनकम भी टोटल इनकम में फिर फाइनली जोड़ दी जाएगी। तो प्रेस्क्राइब मोड में इन्वेस्टमेंट को रखना जरूरी है, जो भी अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट किया जाता है। और उसके बाद ये डिफाइन किया गया था कि इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड और अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, वो कैसे मानेंगे कि सबसेक्शन 3 में व्यक्ति को दी गई है, तो यदि उसको सस्ते में दी गई है, या इंटरेस्ट कम लिया गया, या सिक्योरिटी नहीं ली गई लोन के ऊपर, तो वो सब शर्तें डिफाइंड है जिसको, जो कि सब सेक्शन 3 वाले व्यक्ति को कोई इनकम नॉर्मल रेट से कम में दिया जा रहा है, उनको दे दी जा रही है क्योंकि वो ओनर हैं, उसके मैनेजर हैं, तो उसको बाहर करने के लिए 11-12 के बेनिफिट से यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि अगर कोई शेयर या सिक्योरिटी है जिसका कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं लिया गया, जो उसको बेचा गया या उससे खरीदा गया तो जरूरत से ज़्यादा दे दिया गया उसको पैसा, या ट्रस्ट की इनकम को किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में डाइवर्ट कर दिया गया, कहीं और भेज दिया गया, और उसके बाद वो सेक्शन सब सेक्शन 3 के लोग भी उसमें मेंशन है कि जो ट्रस्ट के ऑथर हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन कर रखा है, उनके वो जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं, और या तो ट्रस्टी हैं या मैनेजर हैं या उसके रिश्तेदार हैं कोई, या कोई भी ऐसी कंसर्न है जिसमें उन सब लोगों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट यानी 20% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग है, तो ऐसे लोगों को अगर पैसा दिया जाता है
ट्रस्ट का कोई भी प्रॉपर्टी की इनकम दी जाती है या स्टैंडर्ड रेट पे नहीं दिया जाता, तो वो टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। और उसके बाद 115 बीबीसी में जो इनकम की बात की गई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की, उस पर तो टैक्स लिया ही जाना है, और इसलिए उसको तो टोटल इनकम में से इंक्लूड होना ही नहीं है। और उसके बाद ये कहा गया कि अगर बेनिफिट 11(2) का किसी को लेना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो रिटर्न भरेगा 139(1) में, और रिटर्न रिटर्न जो भरे रिटर्न भी भरेगा और स्टेटमेंट भी भरेगा अगर उसको बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पर ये जरूरी है उस संस्थान के लिए कि वो रिटर्न समय से भरे, तभी उसको वो बेनिफिट मिलता है। उसके बाद सबसेक्शन 8 ऑफ 13 ये कहता है कि 215 के फर्स्ट प्रोवाइजो में जो बात मेंशन्ड है कि किस कंडीशन में कोई भी इनकम चैरिटेबल पर्पस की नहीं मानी जाएगी, अगर उसमें कोई इनकम आ जाती है वो इनकम एक्सक्लूड हो जाएगी सेक्शन 11 या 12 के बेनिफिट से, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन ही उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है चैरिटेबल पर्पस से। सो 11 के सब सेक्शन 2 में कुछ भी लिखा है वो ऑपरेट नहीं करेगा उस इनकम को एक्सक्लूड करने के लिए। उस टोटल इनकम में से अगर वो स्टेटमेंट जो उसको भरना था क्लॉज ए में 2A के, वो उसने भरा नहीं है, ड्यू डेट से पहले रिटर्न की, या उसने रिटर्न नहीं भरी है, यानी रिटर्न भी समय से उसको भरना आवश्यक है सेक्शन 11(2) का बेनिफिट लेने के लिए। और उसके बाद ट्रस्ट वर्ड को डिफाइन करते हुए कि ट्रस्ट की थोड़ी विस्तृत डेफिनेशन, कोई जरूरी नहीं है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ही रजिस्टर्ड हो ट्रस्ट। ट्रस्ट कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है। और उसके बाद रिलेटिव की थोड़ी विस्तृत डेफिनेशन यहाँ पर है। उसके बाद कहा गया कि अगर कोई ट्रस्ट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या वेमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाओ तो उसको ये नहीं माना सकता कि एक समुदाय के लिए है या एक कास्ट के लिए है। उसके बाद सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वर्ड को डिफाइन किया गया। सो यहाँ पर एक क्लियर कर दिया गया कि 11(2) का बेनिफिट लेने के लिए, और 11(2) को हम लोग देख लेते हैं। इलेवन टू को देख लेते हैं एक बार। कि जहां पर भी जो 11(2) अक्यूमुलेशन या सेट अपार्ट होने की बात करता है कि अगर आपने कोई इनकम अक्यूमुलेट करनी है, सेट अपार्ट करनी है, वेयर 85% ऑफ द इनकम रेफर टू इन क्लॉज ए और बी इज नॉट अप्लाइड। अगर 85% इनकम अप्लाई नहीं होती है, आपको अगले साल में अप्लाई करनी है, तो आपको फॉर्म बी ड्यू डेट से पहले भरना है और रिटर्न को भी पहले भरना है ड्यू डेट से, और उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम से वो चीज़ हटा ली जाएगी ना। टोटल इनकम से वो चीज़, कोई चीज़ अगर हटाई जाती है तो ये मान के चलिए कि उस संस्था को रिटर्न भरना जरूरी है, क्योंकि टोटल इनकम से वो हट रहा है कि नहीं हट रहा, ये स्क्रूटनी का विषय हो सकता है। टोटल इनकम से चीज तब हटेगी जब उसका क्लेम किया जाएगा कि इसको टोटल इनकम से हटा दिया जाए, इसलिए उस केस में उसको रिटर्न भरना आवश्यक है। अब देखते हैं कि ये तो प्रावधान है 11, 12, 13 के, जिसका हमने रिवीजन किया, थोड़ा सा विस्तृत हो गया रिवीजन, लेकिन जरूरी था बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट इट विद 1023C। और हम 1023C में फिर प्रावधान करने की क्या जरूरत थी जब 11, 12 में प्रावधान कर ही दिए गए हैं। तो देखते हैं कि 1023C क्या कहता है। सेक्शन 10 ये कहता है कि हम उन इनकम को बता रहे हैं जो इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी।
तो टोटल इनकम से ही जो इनकम्स एक्सक्लूड हो जाती हैं, बाहर रहती हैं, उनके बारे में चर्चा की जा रही है सेक्शन 10 में। और उसके बाद जो जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट से जो इनकम आती है वो खासतौर पर 1023C में मेंशन्ड है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है। खासतौर पे हम देखेंगे 1023 में एनी इनकम विच इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ। सबसे पहले, अगर किसी यूनिवर्सिटी या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे विच इज एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एग्जिस्टिंग सोली यानी कि केवल उसका अस्तित्व एजुकेशनल पर्पस के लिए है, वो एजुकेशनल प्रयोजन के लिए ही मौजूद है। यहाँ पर क्रिएटेड वर्ड यूज नहीं किया जा रहा, क्रिएटेड वर्ड यूज किया गया था सेक्शन 12 में। इवन सेक्शन 11 में ये कहा गया कि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस, वहां पर प्रॉपर्टी पे फोकस है सेक्शन 11 में, कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसे ट्रस्ट में है जो, और वो होली पूर्णतः चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए है। तो पहली बात तो यहाँ पे 1023C में कोई रिलीजियस पर्पस की बात नहीं की जा रही, नंबर 1। उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि मौजूद है केवल, जिसका अस्तित्व ही केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एग्जिस्टिंग सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो जो एग्जिस्ट करेगा सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, वो क्रिएट भी एजुकेशनल पर्पस के लिए हुआ होगा। अगर मान लो क्रिएट नहीं भी हुआ तो बाद में मॉडिफाई होके वो उसके जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पूर्णतः एजुकेशनल होने चाहिए। यानी अगर आप एग्जिस्टिंग सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस की परिभाषा करेंगे तो दैट मीन्स वो ऐसा ट्रस्ट, ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर ट्रस्ट की भी बात नहीं की जा रही है, इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, और रिलीजियस की भी बात नहीं की जा रही। तो जो पूर्णतया केवल मात्र एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोनली वर्ड का मतलब है केवल मात्र एजुकेशनल पर्पस के लिए, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, और उसका कोई प्रयोजन प्रॉफिट करने का नहीं है। ये नहीं नजर आना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी जो है प्रॉफिट बनाना चाहती है। बनाना एक अलग चीज होती है और प्रॉफिट बनाने की का प्रयोजन रखना एक अलग चीज होती है। जो व्यक्ति इस प्रयोजन से कार्य कर रहा है कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो काफी अपने कॉस्ट से ऊपर प्रॉफिट को बना के रखने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिश अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की होगी। उसकी कोशिश कोई चीज रियायती दर पे देने की भी नहीं होगी। वो रियायती दर पे भी कोई चीज अगर देता है तो तभी देगा जब उसको लगता है कि वो उस दर से ऊपर बिक नहीं सकती, यानी उसका पर्पस केवल प्रॉफिट करने का है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो केवल और केवल मात्र एजुकेशनल पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर रही है और प्रॉफिट के पर्पस के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एंड विच इज होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और जिसको पूर्णतया या पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में जिसका फाइनेंसिंग सरकार कर रही है। यानी सरकार ने ये पाया कि हाँ ये अच्छी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, जिसकी फंडिंग हम या तो पूरी कर सकते हैं या फिर काफ़ी मात्रा में इसकी फंडिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके उद्देश्य ऐसे हैं जो कि सरकार भी चाहती है कि ये इंस्टीट्यूशन काम करे और हम भी इसमें पैसा लगाएंगे जिससे जनता का बेनिफिट होता है। और या फिर कोई हॉस्पिटल हो या दूसरा इंस्टीट्यूशन हो, दूसरा इंस्टीट्यूशन का मतलब कि कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन जो कि लोगों को प्राप्त करता है, रिसीव करता है, उनको ट्रीट करता है, यानी कि मेडिकली उनको ट्रीट करता है जो ऐसे बीमारियों से ग्रस्त हैं या जिनमें मेंटल डिफेक्ट हैं, या वो ऐसे लोगों को ठीक करता है, उनको रिसीव करता है जो कि बीमारी से ठीक हो गए हैं। कन्वालेसेंस का पीरियड है कि जब वो रिकवर कर रहे हैं ठीक होके, जैसे कोई आदमी का ऑपरेशन कर दिया गया, उसके बाद अब वो नॉर्मल हो रहा है, तो कन्वालेसेंस पीरियड है जिसमें वो रिकवर कर रहा है।
या ऐसे व्यक्ति जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है या रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वो अगर है वो इंस्टीट्यूशन, रिहैबिलिटेट करना मतलब जो जैसे वो जो जिसकी काफ़ी मेडिकल हालत बुरी हो गई और वापस उसको कहीं स्थित करना है, उसको ठहराना है, जिससे उसका खाना पीना रहना हो सके। और ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि केवल केवल एकमात्र परोपकारी कारणों से बना है, एग्जिस्ट कर रहा है, परोपकारी कारणों से वहाँ पे मौजूद है, फिलैंथ्रोपिक यानी परोपकारी, मानव कल्याण के प्रति रत, फिलैंथ्रोपिक, एंड नॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के पर्पज से नहीं है, और पूर्णतः या सब्सटैंशियली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है। यानी कि कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी और हॉस्पिटल या दूसरा उसी तरह से बीमारियों को, मेंटल बीमारियों को ठीक करने वाला या कोई भी बीमारी को ठीक करने वाला कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो कि कन्वालेसेंस का काम भी करता है, मेडिकल अटेंशन जिनको चाहिए उनको हेल्प करता है, रिहेबिलिटेट भी कराता है लोगों को, और जिसकी फाइनेंसिंग सरकार या तो पूर्णतः कर रही है काफी या फिर काफी मात्रा में कर रही है। और उसके बारे में कहा गया कि फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 3AB एंड 3AC एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन रेफर्ड देयरइन, उसको ये मान लिया जाएगा कि वो सब्सटैंशियली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है फॉर एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए, यदि जो गवर्नमेंट ग्रांट थी ऐसी यूनिवर्सिटी को या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल को या दूसरे इंस्टीट्यूशन को, वो उसकी कुल प्राप्तियों का ऐसा परसेंटेज वो एक्सीड करता है, और कुल प्राप्तियों में उसके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी शामिल हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो, यानी कि ऐसा प्रेस्क्राइब परसेंटेज से ज़्यादा जो कुल प्राप्तियां हैं उसकी कुल प्राप्तियों का, जैसे कुल प्राप्ति अगर 100 रुपये है और प्रेस्क्राइब परसेंटेज अगर 50 है, तो अगर 50 रुपये से ज़्यादा यानी 51 रुपये अगर सरकार उस केस में उसको दे देती है तो सब्सटैंशियली फाइनेंस माना जाएगा। जहाँ भी हम लोग कहते हैं ना सब्सटैंशियली, तो वहाँ पर हमारे दिमाग में जो मीनिंग आता है वो नॉर्मली 50% से ऊपर वाला आता है। हाँ, जहाँ पर सब्सटैंशियल कंसर्न को डिफाइन किया गया है वहाँ पे 20% पे डिफाइन किया गया है, दैट इज अ डेफिनेशन अंडर द एक्ट। और वो ये सोच के किया गया कि जिसका जो 20% भी अधिकार रखेगा किसी कंपनी पे तो उसकी चलेगी तो है ही है। ये तो है नहीं कि वो उसका कोई सुना नहीं जाएगा, उसकी बात चलेगी, वो जैसा चाहेगा करवा सकता है। 50% से ऊपर हो जाता तो मालिक ही हो जाता उसका। यहाँ पर भी सरकार चूंकि 50% से ऊपर का पैसा दे रही है, तो सरकार का जो आदमी है उसके बोर्ड पे रहेगा और सरकार उसके मैनेजमेंट को अपने हिसाब से चला सकती है, ये सोचते हुए उसके द्वारा प्राप्त जो भी इनकम होगी, मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि कोई भी इनकम जो कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे कोई रिसीव करेगा, जो भी अधिकृत रूप में रिसीव कर रहा है उसको तो वो इनकम ही टोटल इनकम में ही शामिल नहीं होगी, या सॉरी इनकम वर्ड में ही वो शामिल नहीं होगी। तो एक तरह से वो इनकम ही नहीं रही तो उस पर टैक्स लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सेक्शन 10 deals with those incomes which are not includable under income, जिनको इनकम से बाहर रखा गया है, जो इनकम टैक्स के पर्पज से इनकम है ही नहीं। तो जब इनकम ही नहीं है तो फिर टैक्स कैसे कर सकते हैं, और फिर रिटर्न भरने की भी क्या जरूरत है। तो यहां सब बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। 11-12 में तो आपको बेनिफिट प्राप्त करना है तो रिटर्न भरना पड़ेगा, नहीं तो टोटल इनकम में से कैसे हटाओगे।
लेकिन जहां इनकम से ही हम हटा दे रहे हैं चीज को, तो वहां पर रिटर्न भरने का कोई मतलब नहीं बनता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 1023C एंड 11, 12, 13। और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं यहां पर शिक्षा संस्थान की बात हो रही है, मेडिकल संस्थान की बात हो रही है, यहां पे कोई रिलीजियस संस्थान की बात नहीं हो रही। उसके बाद जो परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड है, तो वहां ये लिखा हुआ है, ये रूल 2BB इसके लिए बनाया गया था, प्रेस्क्राइब्ड रूल है। रूल 2BB ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 3AB एंड 3AC ऑफ क्लॉज 23C, इसके ऊपर जो दो क्लॉज हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या दूसरा इंस्टीट्यूशन जिसका रेफरेंस वहां पे है, रेफर्ड देयरइन, यानी जिसका रेफरेंस वहां पे है, शैल बी कंसिडर्ड एज बीइंग सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, उसके लिए ये मान लिया जाएगा कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है सरकार के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, फॉर एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए, if the government grant to such university or other educational institution, hospital or other institution exceeds 50% of the total receipts, और अगर उसकी कुल प्राप्तियों का सरकार की ग्रांट 50% से ज्यादा है, 50% नहीं हो सकता है, 50% से ज्यादा, और जिन प्राप्तियों में, जिन कुल प्राप्तियों में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी योगदान भी शामिल है, ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या दूसरे इंस्टीट्यूशन के, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो दिस द प्रेस्क्राइब्ड राशि, जो अगर सरकार के द्वारा हम कहें कि सब्सटेंशियली फाइनेंस माने, तो कम से कम 51% या 50 पॉइंट समथिंग, 50 से ऊपर होना चाहिए, 50.00001 भी हो सकता। अब चूंकि पैसे हमने रुपए में गिनते हैं या पैसों में गिनते हैं, तो एक पैसा मान लीजिए, 50% प्लस एक पैसा अगर और भी दे देती है सरकार, तो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस माना जाएगा। और फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि वो लोन दे दिया, फाइनेंस का मतलब है कि इट शुड बी ए ग्रांट। ग्रांट कर देना मतलब दे देना, वापस लेने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद 3AD, ये 1023C के जो सेक्शन 10 का 23C सबसेक्शन और 3AD क्लॉज, तो कोई भी अगर यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और प्रॉफिट के लिए नहीं है, यदि कुल मिला के उसकी सालाना जो प्राप्तियां हैं, एग्रीगेट एनुअल, ऐसी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो प्रेस्क्राइब्ड मात्रा से ज्यादा हैं अगर, या फिर, अब यहां पढ़ते हुए मैं डिफरेंस आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे सरकार फाइनेंस नहीं कर रही है, ना तो सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रही है, ना पूरा फाइनेंस कर रही है। यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वैसे ही है, वो सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई प्राइवेट पर्सन भी इसको बना सकता है, सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। अगर कुल प्राप्तियां उसकी जो है प्रेस्क्राइब राशि से ज्यादा, डू नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एनुअल रिसीट्स, उससे ज्यादा ना हो, यानी if the aggregate annual receipts of such university do not exceed the amount of the annual receipts as may be prescribed, prescribed अगर receipts मान लीजिए 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से ज्यादा की रिसीट्स उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा की रिसीट्स हैं, तो 1023C में वो नहीं आ पाए, जब तक कि सरकार उसको या तो सब्सटेंशियली फाइनेंस करे। तो वो 11, 12, 13 में जाएगा। अपने अकाउंट्स दो, दिखाओ, ठीक से चेक करवाओ और टोटल इनकम से बाहर करो अपनी। यहां पर तो रिटर्न ही नहीं भरना हो रहा है ना। तो जो लोग, जैसे 1 करोड़ का इसमें प्रेस्क्राइब राशि है, यहाँ पे प्रेस्क्राइब राशि मैं दिखाता हूं आपको। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 3AD ऑफ क्लॉज 23C, द अमाउंट ऑफ एनुअल रिसीट्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 98 शैल बी 1 करोड़ रुपीज। यानी जो 1 करोड़ से कम वाले हैं, बस वो ये अगर क्लियर कर दें कि वो सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं
और प्रॉफिट के पर्पज से नहीं है, तो छोटे मोटों को तो हम टैक्स नहीं करेंगे। और उसी तरह से अगर वो कोई हॉस्पिटल है या कोई ऐसा दूसरा इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए भी 1 करोड़ की राशि। मतलब इंस्टीट्यूशन, ये दोनों 3AD और 3AE के जो इंस्टीट्यूशन है वो उसी तरह के हैं जैसे कि 3AB या 3AC के इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन जिस तरह के हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल ये है कि एक तो 3AB और 3AC के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार फाइनेंस कर रही है सब्सटैंशियली, कम से कम। और इसकी वजह से, क्योंकि सरकार ने एक बार उसको फाइनेंस करने का डिसीजन ले लिया है, तो चूंकि वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए, प्रॉफिट के पर्पस से नहीं है, तो उनकी इनकम शामिल ही नहीं होती है इनकम में। और 3AD और 3AE में फर्क यह है कि इंस्टीट्यूट तो वो उसी तरह का है, लेकिन सरकार एक तो यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग नहीं कम से कम सब्सटैंशियली फाइनेंसिंग नहीं कर रही है सरकार। उससे कम की फाइनेंसिंग हो सकती है, लेकिन सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। और दूसरा, ये 1 करोड़ से कम की भी इनकी प्राप्तियां हैं, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की प्राप्तियां भी नहीं है। तो ऐसे केस में फिर क्या प्रावधान रहेगा? अगर 1 करोड़ से कम की प्राप्तियां हैं, सरकार नहीं भी फाइनेंस कर रही है सब्सटैंशियली, लेकिन वो सोली पर प्रॉफिट के पर्पज से है, उसी तरह का इंस्टीट्यूशन है जैसे 3A, C और D में मेंशन या 3AB और 3AC में जैसे संस्थान मेंशन है उसी तरह का संस्थान, और 1 करोड़ से ज्यादा की प्राप्तियां नहीं है, तो भी उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी और उसको रिटर्न भरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश फॉर द चैरिटेबल पर्पज विच में बी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अब यहां पे कोई भी और दूसरा फंड या इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि चैरिटेबल पर्पज के लिए एस्टैब्लिश्ड है और जिसका अप्रूवल प्रिस्क्राइब अथॉरिटी करेगी कि वो चैरिटेबल पर्पज के लिए एस्टैब्लिश्ड है, and having regard to the objects of the fund or institution and its importance throughout India or throughout any state or states। इन बात को मद्देनजर रखते हुए कि उस फंड के उद्देश्य क्या थे या उस इंस्टीट्यूशन के उद्देश्य क्या थे, और इंडिया में, पूरे इंडिया में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, या पूरे प्रदेश में या कई प्रदेशों में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उसको अगर अप्रूव करती है, जो ऐसा फंड है या इंस्टीट्यूशन है जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए स्थापित है। और दूसरा, कोई भी ऐसा अगर ट्रस्ट भी हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो पूरी तरह से पूर्णतया पब्लिक रिलीजियस पर्पस के लिए है, या पूर्णतया पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए भी अगर है, विच में बी अप्रूव बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जिसका अप्रूवल एक बार प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कर देती है इस 5 सब क्लॉज के लिए, हैविंग रिगार्ड टू द मैनर इन विच द अफेयर्स ऑफ द ट्रस्ट आर एडमिनिस्टर्ड, ये देखते हुए किस तरह से उसके अफेयर्स एडमिनिस्टर हो रहे हैं। यानी कि अगर ट्रस्ट ऐसा है जो कि उसके अफेयर्स बहुत बढ़िया एडमिनिस्टर हो रहे हैं और सुपरवाइज भी बढ़िया हो रहे हैं, एंड सुपरवाइज्ड, ये इंश्योर करने के लिए तो इनकम जो अक्रू कर रही है वो प्रॉपरली उसके ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये देखते हुए कि अगर ट्रस्ट और या इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स मामले का प्रबंधन या उसका प्रशासन और उसका सुपरविजन सही हो रहा है, उसको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी अगर अप्रूव कर देती है, तो फिर उसकी भी इनकम जो है, इनकम में से उसकी जो भी प्राप्ति है वो बाहर हो जाएगी। और उसके बाद एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग सोनली फॉर एजुकेशन पर्पज, कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो केवल मात्र एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है और प्रॉफिट के लिए नहीं है, और 3AB और 3AB या 3AD में जो मेंशन्ड है उनमें भी नहीं आती,
यानी उनमें क्यों कौन सी वाली नहीं आएगी जो 1 करोड़ से ऊपर की होगी जिसकी प्राप्तियां। सरकार भी फाइनेंस नहीं कर रही है सब्सटैंशियली और प्राप्तियां भी 1 करोड़ से ऊपर की हैं, तो ऐसे केस में वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी अगर अप्रूव कर देती है उनको, तो फिर उनकी इनकम भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगी या इनकम से ही बाहर हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन है जो कि कोई भी इलनेस या मेंटल डिफेक्टिवनेस भी, मेंटल डिफेक्ट एक तरह की इलनेस नहीं होती, लेकिन जैसे जो पागल लोग होते हैं वो मेंटली डिफेक्टिव है, वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पैदा होते ही वो ऐसे हैं, कोई डिफेक्ट है उनको। अगर ऐसे डिफेक्ट को ठीक करने के लिए या कोई इलनेस को ठीक करने के लिए कोई भी हॉस्पिटल या दूसरा इंस्टीट्यूशन है, या जो ठीक होकर रिकवर कर रहे हैं उनके लिए है, जैसा कि 3AC और 3AE में मेंशन था ना इंस्टीट्यूशन, लेकिन उनसे अलग है, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की अगर प्राप्तियां हैं तो उसको भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी अगर अप्रूव कर देती है तो उसकी भी इनकम जो है इनकम में शामिल नहीं होगी। और इस तरह से अप्रूवल लेने के लिए उनको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है जो रूल 2C में प्रेस्क्राइब्ड है। द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी अंडर 4566A, ये जो हमने 4 अभी सेक्शंस पढ़े हैं 4, 5, 6 एंड 6A, उसमें प्रेस्क्राइब अथॉरिटी की बात हो रही है जो अप्रूवल देगी। तो यहाँ कहा जा रहा है वो जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल कमिश्नर होगा या कमिश्नर होगा जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑथराइज करेगा। तो ये हमारे यहाँ कमिश्नर एग्जाम्पशन की पोस्ट है, तो वो लोग इसको करते हैं। और जो एप्लीकेशन की जाएगी इस अप्रूवल को ग्रांट करने के लिए फॉर द एग्जाम्पशन अंडर सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5 बाई 4, 5, 6, 6A। तो फिर से आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ 4, 5, 6A क्या है। कोई भी और फंड या इंस्टीट्यूशन जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुआ है, कोई भी ऐसा ट्रस्ट जो कि पूर्णतया पब्लिक रिलीजियस पर्पस, प्राइवेट रिलीजियस नहीं, या पब्लिक चैरिटेबल पर्पस के लिए बना है जिसको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी अप्रूव कर सकती है। कोई भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसका वर्णन 3AB और 3AD में भी किया गया था, जिसको अगर सब्सटैंशियली फाइनेंस नहीं किया जा रहा और वो 1 करोड़ से ऊपर की प्राप्तियां रखता है। कोई भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन जिसका वर्णन 3AC और 3AE में भी किया गया था, लेकिन फर्क यह कि सब्सटैंशियल फाइनेंस अगर नहीं हो रहा है गवर्नमेंट से और 1 करोड़ से ऊपर की प्राप्तियां रखता है, तो इनके लिए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी बनी है जो इनका अप्रूवल सेक्शन 10 के पर्पज से 1023C के पर्पज से दे सकती है। और अप्रूवल देते वक्त वो जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है वो ये देखती है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरविजन है किस प्रकार का है, क्या क्या बढ़िया प्रशासन हो रहा है, बढ़िया सुपरविजन है, ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी जो इनकम अक्रू कर रही है वो उसके उद्देश्यों पर ही लगाई जाएगी। इस बात से संतुष्ट होकर वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी इसका अप्रूवल दे सकती है या किसी भी एक चैरिटेबल पर्पस के लिए बने हुए इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल दे सकती है। तो ये जो शब्द है एडमिनिस्टर्ड एंड सुपरवाइज्ड फॉर इंश्योरिंग, ये हालांकि केवल एक ट्रस्ट के केस में आ रहा है, फंड या इंस्टीट्यूशन के केस में नहीं है या यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केस में नहीं है। तो देखते हैं कि ये अप्रूवल के इस अप्रूवल को देने के का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि एक जो एप्लीकेशन है वो फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर एग्जाम्पशन, जिसको हम एग्जाम्पशन अपना विंग कहते हैं, एग्जाम्पशन यानी छूट देने का 4, 5, 6 या 6A में कि अगर इस फंड या इंस्टीट्यूशन को देने के लिए जो भी एप्लीकेशन है या किसी वो फॉर्म नंबर 56 में की जाएगी और उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करा जाएगा
उस व्यक्ति के द्वारा जो ऑथराइज व्यक्ति है, और जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो भी उसकी, जो रिटर्न वेरीफाई करता है वही व्यक्ति इस फॉर्म को भी वेरीफाई करेगा। तो फॉर्म नंबर 56 जो है अप्रूवल के लिए इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा डिजिटल सिग्नेचर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कोड के द्वारा। और प्रिंसिपल डायरेक्टर सिस्टम जो है इस फॉर्म को के बारे में डेटा स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि किस रूप में इसको लिया जाएगा। तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी अब क्या करेगी? प्रोवाइडेड दैट द फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर टू 4, 5, 6 या 6A में जो भी इंस्टीट्यूशन रेफर्ड हैं ऊपर, वो एक एप्लीकेशन करेंगी प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। उसके बाद एप्लीकेशन प्राप्त हो गई, फिर क्या होगा? बशर्ते फर्दर कि जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उस फंड को या उस ट्रस्ट को अप्रूव करने से पहले या उस इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को अप्रूव करने से पहले डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। मे कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट मंगा सकता है जिसमें कि ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स भी हों, या ऐसी सूचना मंगा सकता है उस फंड या ट्रस्ट से या इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से या हॉस्पिटल से, उसी से मंगा सकता है ऐसी सूचना या ऐसे डॉक्यूमेंट मंगा सकता है उसी से, जैसे कि वो जरूरी समझता है, एज इट थिंक्स नेसेसरी, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, अपने आप को ये संतुष्ट करने के लिए कि जो ऐसे फंड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सत्य हैं, वो सही हैं, जेन्युइन हैं, फर्जी नहीं हैं, केवल दिखावे की नहीं है। और साथ में वो ये भी देख सकता है कि ऐसे रिक्वायरमेंट जो कि किसी और लॉ के द्वारा निर्धारित किए गए हों, उनका कंप्लायंस भी वो इंस्टीट्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कोई और लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स है, और उस लॉ के अनुसार अगर कोई रिक्वायरमेंट है जिनका कंप्लायंस उसको करना है, क्या वो उसका कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जो ऐसे लॉ हैं जो मटेरियल हैं मतलब जो माने रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, उसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ऐसे लॉ का कंप्लायंस भी माने रखता है। एंड द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी में ऑल्सो मेक सच इंक्वायरीज, और इसके अलावा वो उस इंस्टीट्यूशन से कागज मांगने के अलावा, उस इंस्टीट्यूशन से एनुअल अकाउंट्स मांगने के अलावा, और कंप्लायंस पता लगाने के अलावा कि वो दूसरे लॉ से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ऐसी भी और दूसरी इंक्वायरी भी कर सकता है। यानी कि केवल उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से पूछने के बजाय कोई वो थर्ड पार्टी या बाहर की इंक्वायरी भी कर सकता है, जैसा कि वो जरूरी मानता है, डीम्स नेसेसरी मतलब जरूरी मानता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द फंड और ट्रस्ट अप्लाइज इट्स इनकम, और फिर फर्दर कंडीशन आगे दी गई है कि वो उसको अपनी इनकम को अप्लाई करना है या फिर अक्यूमुलेट करना है अप्लाई करने के लिए अपने पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स के प्रति जिसके लिए वो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, और जहां पर 15% से ज़्यादा इनकम अगर अक्यूमुलेट कर दी जाती है 2002 के बाद, एंड वेयर मोर देन 15% ऑफ इट्स इनकम इज अक्यूमुलेटेड, 15% से ज़्यादा इनकम अगर अक्यूमुलेट की जा रही है, तो जो पीरियड ऑफ अक्यूमुलेशन है 15% से ज़्यादा अमाउंट का shall in no case exceed 5 years. The period of accumulation of the amount exceeding 15% of its income. अच्छा, 15% से ज्यादा का अमाउंट जो अक्यूमुलेट कर सकता है वो 5 साल तक, 5 साल से बियॉन्ड 15% ऑफ द इनकम का अमाउंट वो अक्यूमुलेट नहीं कर सकता, जिस साल में भी वो इनकम उसने कमाई थी। और उसके बाद एक और शर्त यह है कि वो अपने डिपॉजिट्स को या अपने फंड्स को वो किस तरह से डिपॉजिट
डिपॉजिट करता है, एंड जब तक कि ऐसा ना हो provided also that the fund does not invest or deposit its fund other than ऐसे ये जो फंड्स हैं इनके अलावा अपने फंड्स को वो किसी 11(5) के तहत जो फॉर्म्स एंड मोड्स हैं उसके अलावा अगर नहीं डिपॉजिट करता तभी उसको ये मिलेगा। इन फंड्स को छोड़ के, इन फंड्स को तो वो जो 1 से लेके 4 तक मेंशन्ड है इनको वो दूसरे रूप में रख सकता है, लेकिन इनके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं उनको वो नहीं रख सकता दूसरे रूप में। तो ये कौन से फंड है जो कि कॉर्पस का पार्ट है, एक तो वो कॉर्पस का पार्ट जिस रूप में है उस रूप में रखा रहेगा, कोई बात नहीं है। अगर कोई शेयर्स हैं किसी पब्लिक कंपनी में तो अगर वो शेयर्स भी कॉर्पस का पार्ट हैं तो वो भी जिस रूप में है वो उस रूप में रखे रहेंगे। अगर वो डिवेंचर्स हैं जो कि फंड या ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ने एक्वायर किए थे किसी भी कंपनी से 1 मार्च 83 से पहले, अगर डिवेंचर एक्वायर किए हैं तो वो भी रख सकता है। और शेयर्स में अगर कोई बोनस शेयर्स का एक्विजिशन हो रहा है, ऐसे शेयर्स जो कि कॉर्पस का पार्ट है तो वो भी रख सकता है। और अगर कोई ऐसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जो कि ज्वेलरी के रूप में मिला है या फर्नीचर के रूप में मिला है या किसी भी और आर्टिकल के रूप में मिला है, जो कि बोर्ड भी उसको नोटिफाई कर सकता है कि किस किस रूप में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर आए तो आपको 11(5) के रूप में रखना जरूरी नहीं है, 11(5) के फॉर्म्स एंड मोड में रखना जरूरी नहीं है। और उसके बाद वही कंडीशन जो कि 13 वगैरह में भी की गई थी कि provided also that the exemption of funds which are invested deposited before 1 April 89 से पहले जो इन्वेस्टेड डिपॉजिट हो गए थे किसी और रूप में, वो 30 मार्च 93 तक जो है 11(5) के मोड में अगर आ जाते हैं तो 30 मार्च 93 इज द लास्ट डेट जब तक उनको उस रूप में ले आना है उनको, अगर 89 से पहले वो इन्वेस्ट किए गए थे। और उसके बाद अगर वो फंड्स 98 से पहले इन्वेस्ट किए गए थे तो फिर उनको 2001 30 मार्च से पहले 11(5) के रूप में आ जाना है। और उसके बाद अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जो कि कैश में नहीं है या जो थर्ड प्रोवाइजो के क्लॉज बी में जो मेंशन है, जो फर्नीचर ज्वेलरी इत्यादि उसके रूप में नहीं है, तो ऐसा जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा 11(5) के अलावा किसी मोड में अगर नहीं रखा है 1992 के बाद, तो 1992 के बाद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी जो है आपको 11(5) के मोड में ही रखने हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कुछ भी अगर 4, 5, 6 या 6A में लिखा है वो अप्लाई नहीं करेगा। ये 3AB, 3AC या 3AD वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि वहां तो सब्सटेंशियली सरकारी फाइनेंस कर रही है। 4, 5, 6, 6A वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इन सब क्लॉजेज में दिया गया कोई चीज नहीं अप्लाई करेगी ऐसी इनकम के लिए जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस हो, यानी वो अगर संस्था बिजनेस कर रही है उससे प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि जब तक कि बिजनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के लिए इंसिडेंटल है कि नहीं है ना। इस पे बहुत सारी केस लॉ भी बन रही है और केस लॉ है भी कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो किसी ऑब्जेक्टिव्स के, कैसे ऑब्जेक्टिव जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस जो भी संदर्भित ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए उसको अप्रूव किया गया है, जो उसके ऑब्जेक्ट्स के पार्ट भी हैं। तो बिजनेस अगर इंसिडेंटल नहीं है टू द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स
तो फिर उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस भी इंक्लूड हो सकते हैं, अगर वो प्रॉफिट्स, अगर वो बिजनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए इंसिडेंटल हो, उस तरफ लेके जा रहा हो डायरेक्ट। इंसिडेंटल होना मतलब सीधा उस तरफ ले आना। Provided also that any notification issued by the central government under subclause 4 or subclause 5 before the date on which taxation laws amendment will receive the assent of the president shall at any one time have the effect for such assessment years not exceeding 3 assessment years. एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट था जो 3 साल के लिए उस वक्त वैलिड किया गया था, और उसकी चर्चा हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ द फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जो टोटल इनकम है, बिना अगर हम इस क्लॉजेस के प्रावधान को इफेक्ट देते हुए, नहीं टोटल इनकम में से कोई अगर हम चीज रिड्यूस ना करें जो इस सेक्शन के प्रावधानों में से आ रहा है, और फिर भी अगर उसकी टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा हो किसी प्रीवियस ईयर में, इन इनकमों को हटाते हुए भी, तो उस केस में, यानी वैसे अगर ज्यादा उन इनकमों को हटा दिया जाए अगर, तो फिर अगर कोई बची इनकम ना भी हो तब तो उसको अकाउंट अपने ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा भी उसकी इनकम है जो कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल से ज्यादा है, तो ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन या ऐसी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराएगा, निश्चित रूप से ऑडिट कराएगा के द्वारा, जिसका वर्णन 288(2) के एक्सप्लेनेशन में है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और रिटर्न के साथ फर्निश करेगा, एंड फर्निश अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट, और रिटर्न के साथ अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर देगा। यानी कि जहां पे जो इनकम यहाँ पे मेंशन्ड है, जो बाहर की जा रही है इनकम में से, उसके अलावा अगर उसके पास इनकम है तो फिर उसको फिर ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उसमें डर हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि वो किसी अपनी दूसरी इनकम को जो ऐसे दिखा रहा हो ये चैरिटेबल पर्पस के लिए है, तो चेक करना जरूरी होता है, इसलिए ऑडिट करवा लो भाई। उसके बाद गुजरात के अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए एक प्रावधान था छोटा सा, उसको छोड़ देते हैं कि जहां पे वो फंड यूज नहीं किया गया गुजरात विक्टिम्स के लिए, या फिर बचा हुआ फंड नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर नहीं किया गया। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोई भी अमाउंट जो कि उस इनकम में से, फंड की या इंस्टीट्यूशन की इनकम में से, जो 4, 5, 6 या 6 से है, जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के पास जा रहे हैं ना अप्रूवल के लिए, तो ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ये सब चीजें देखेगी कि अगर कोई उसमें से इनकम जो है किसी ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को दे दी जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन 12AA में हुआ है, जो कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है और खासतौर पे स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया गया है कि वो कॉर्पस का पार्ट बनेंगे, उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं माना जाएगा। तो वैसे ही हमने एग्जाम किया हुआ है सेक्शन 11 में, तो उसको एप्लीकेशन के रूप में नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के रूप में, फंड्स का इस्तेमाल के रूप में नहीं माना जाएगा ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि अप्रूव्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर विच सच फंड्स और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश, जिसके लिए वो एस्टैब्लिश हुआ था, उस ऑब्जेक्ट्स के लिए उसका इस्तेमाल नहीं माना। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो अप्रूव होते हैं, और अप्रूवल ऑब्जेक्ट्स का, उसी ऑब्जेक्ट्स के लिए वो संस्थान बना होता है, और अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऐसे संस्थान को दिया जाता है कहें कि हम पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन दूसरे को अगर देता है, सॉरी पर्पस के लिए किसी और ट्रस्ट को देता है, तो ऐसे ट्रस्ट को देता है जो 12AA में भले ही रजिस्टर्ड भी है, तो वो उसका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, तो वो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तब तो और भी नहीं माना जाएगा, सीधी सी बात है। ये तो मिसचिफ को खत्म करने के लिए है। कई बार 12AA वाले ट्रस्ट को दे देते थे लोग कि भाई ये आपका जो कॉर्पस का पार्ट बनेगा। कॉर्पस का पार्ट क्यों भाई, बाद में हम वापस भी ले लेंगे जब चाहिए होगा, वो रखी है राशि रखी हुई है। तो कई इंस्टीट्यूशन ने वो बना लिया था तरीका ये दिखाने का कि हमने अप्लाई कर दिया इनकम इस तरह से, जबकि वो अप्लाई नहीं होती थी।
और उसके बाद वही प्रावधान जो 13 में दिया हुआ है कि सेक्शन 40A1A का 40A1A का जो कंप्लायंस है वो जरूरी है, और उसके कंप्लायंस के बिना या 40A3 और 3A के कंप्लायंस के बिना अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस राशि का एप्लीकेशन को डिटरमिन करने के लिए, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल को पता लगाने के लिए कि कितना इस्तेमाल कर दिया गया, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इस्तेमाल अगर नहीं हुआ तो या अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट भी नहीं हुआ, या तो इस्तेमाल पहले इमीडिएटली हो जाता है या फिर अक्यूमुलेट और सेट अपार्ट करने के बाद इस्तेमाल हो जाता है। तो यदि दोनों तरह से वो इस्तेमाल एस्टैब्लिश पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, जो कि अप्रूव एस्टैब्लिश पर्पस है, या चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, तो उस हद तक जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जिसको अक्यूमुलेट भी नहीं किया गया तो वो टैक्स हो जाएगा। Provided also that where the fund or trust or institution or any university accumulates it, accumulate करता है, तो any payment or credit out of such accumulation to any trust under जो कि रजिस्टर्ड है 12A में, वो भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने बताया कि या तो वो उसी साल अप्लाई कर देता है, accumulate करके अप्लाई करता है, तो 12AA वाले ट्रस्ट को अगर दे देता है वो पैसा, तो उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, चाहे वो कॉर्पस के लिए दे रहा है और चाहे वो बिना कॉर्पस के दे रहा है। क्योंकि अगर वो कॉर्पस के लिए दे रहा है तो माना नहीं जाएगा, और बिना कॉर्पस के लिए अगर अप्लाई कर रहा है किसी भी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को तो वो मान लिया जाएगा अगर वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर वो अक्यूमुलेट करके अप्लाई करता है तो वो सेक्शन 12AA वाले ट्रस्ट को वो अगर पैसा दे देता है, यानी कि जहां वो डज नॉट अप्लाई इट्स इनकम ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में नहीं अप्लाई करता, अक्यूमुलेट करता है, अक्यूमुलेट करने के बाद या तो किसी और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को पैसा देना है बिना कॉर्पस मानते हुए, तो उसी साल में दे दे, फिर उसको बाद में नहीं कह सकता कि हमने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए दे दिया था। अगर वो उसको अक्यूमुलेट करके देने की कोशिश करता है दूसरे ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को, यानी अगले सालों में देने की कोशिश करता है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम टू द ऑब्जेक्ट्स उन उद्देश्यों के लिए इनकम का इस्तेमाल नहीं माना जाएगा जिनके लिए वो संस्थान बना था और जिनके लिए वो अप्रूव किया जा रहा है। और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट जहां पर भी वो जो फंड या इंस्टीट्यूशन है वो सरकार द्वारा या तो नोटिफाई कर दिया गया है सब क्लॉज 4 या 5 में, इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट इज अप्रूव बाय द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, तो सरकार उसको नोटिफाई भी कर सकती है, अप्रूव भी कर सकती है अंडर 6(6)A। 4(5) में नोटिफिकेशन होता है, 6(6)A में अप्रूवल होता है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी द्वारा। तो जहां भी वो फंड या इंस्टीट्यूशन जो कि सब क्लास 4 या 5 में मेंशन्ड है वो सरकार के द्वारा नोटिफाइड है या वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि 6 या 6A में मेंशन्ड है और जो कि प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, यानी 4 वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के द्वारा नोटिफाइड भी हो सकते हैं और प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव भी हो सकते हैं, और 6A वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो केवल प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा केवल अप्रूव हो सकते हैं, नोटिफाई नहीं हो सकते। और बाद में सरकार या फिर वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ये संतुष्ट हो जाती है एक बार अप्रूवल देने के बाद कि वो ऐसा जो फंड या इंस्टीट्यूशन था या जो ट्रस्ट यूनिवर्सिटी थी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था या हॉस्पिटल था, उसने अपनी इनकम को अप्लाई नहीं किया है उस तरह से जैसा कि प्रावधानित है इन क्लॉज A ऑफ 3rd प्रोवाइसो, या फिर यानी ऑब्जेक्ट्स के लिए उसने यूज नहीं किया है उसको, और ना ही उसने उसको डिपॉजिट किया है जैसा कि क्लॉज B में लिखा है 3rd प्रोवाइसो में, या फिर सरकार ये सेटिस्फाई हो जाती है
ये सेटिस्फाई हो जाती है कि जो एक्टिविटीज़ हैं ऐसे फंड इंस्टीट्यूशन के, और ये 1/9/2019 से आया है कि सरकार या अथॉरिटी ये भी दे सकती है कि अगर देख सकती है कि यदि उसके ऑब्जेक्ट जेन्युइन नहीं थे, या फिर जो उसके एक्टिविटीज़ हैं वो उन कंडीशंस के सब्जेक्ट नहीं कराए जा रहे हैं जो कि नोटिफिकेशन या अप्रूवल के टाइम कंडीशन लगाए गए थे, तो ऐसा फंड या इंस्टीट्यूशन जो है, या फिर उसने किसी और लॉ के साथ कंप्लाई नहीं किया है जिसके साथ कंप्लाई करना जरूरी था, और ये कंप्लायंस जो है ये फाइनल हो गया है, इस पर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, तो सरकार या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी क्या कर सकती है? इट में आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कि वो कॉज शो करे प्रपोज्ड एक्शन से, वो उसको या तो रिसाइन कर सकती है नोटिफिकेशन को, यानी वापस ले सकती है, कैंसिल कर सकती है नोटिफिकेशन को, या फिर ऑर्डर के द्वारा अप्रूवल को विड्रॉ कर सकती है, जैसा भी हो, और उसकी एक कॉपी को वो एजुकेशन उस इंस्टीट्यूशन को और एक कॉपी असेसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगी। और उसके बाद आता है कि जहां पर वो फंड या ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एक एप्लीकेशन करता है 1 जून 2006 के बाद कि उसको एग्जेम्पशन दिया जाए, तो ऐसा एप्लीकेशन जो है वो 30 सितंबर के पहले कर देना है, यानी हर साल का जो एप्लीकेशन है उसकी ड्यू डेट जो है एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन 30 सितंबर है, उसके पहले उसको एप्लीकेशन करना है जिस साल के लिए एग्जेम्पशन मांग रहा है। और जो 115 बीबीसी में जो एनोनिमस डोनेशन आ रहा है वो जरूर शामिल होगा टोटल इनकम में, शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, और टोटल इनकम से बाहर नहीं होगा, क्योंकि 115 बीबीसी पे जो डोनेशन शामिल है वो डोनेशन पर टैक्स 115 बीबीसी के तहत ले लिया जाता है। उसके बाद लिखा है कि सारी पेंडिंग एप्लीकेशन जो थी जो 1 जून 2007 से पहले आई थी वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी 1 जून 2007 के बाद आ गई है। उसके बाद लिखा है कि 215 के अंतर्गत के फर्स्ट प्रोवाइजो में जो चीज़ चैरिटेबल नहीं मानी गई है, अगर ऐसी इनकम शामिल है तो उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा। और उसके बाद ये कहा गया है कि 4 और 5 के तहत अगर कोई इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड है या अप्रूव्ड है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, या फिर वो 6 या 6A में अप्रूव्ड है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, और वो नोटिफिकेशन अगर फोर्स में है किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए, तब इस सेक्शन में कोई भी प्रावधान जो है nothing contained in any other provision of this section shall operate to exclude any income received on behalf of such fund। तो उस इनकम को एक्सक्लूड किसी और प्रावधान के तहत नहीं किया जाएगा जो इस प्रावधान के तहत एक्सक्लूड किया जा रहा है टोटल इनकम में से, यानी कि ये प्रावधान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे प्रावधानों के मुकाबले में इसी सेक्शन के। और उसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन एसेट को खरीदने के रूप में हो रहा है वहाँ डेप्रिसिएशन को घटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। So with those words I come to the end of today's lecture, and thank you for being patient with us.